हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये वीकली करंट अफेयर आपका 10th अगस्त से लेकर 16th अगस्त तक रहने वाला है। तो अगर इस बीच में आपने करंट अफेयर मिस कर दिया तो ये सारे करंट अफेयर आपका एक साथ रिवाइज हो जाना है। जो बच्चे वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे का कोई एग्जाम होगा, इसके अलावा जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते ही आते, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत ना हो इसलिए आप डेली करंट अफेयर तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं होता, तो वीकली करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। एंड सोर्सेज मैंने पहले भी बताया, पीआईबी है, तो इसके अलावा कोई और सोर्सेज आपको रेफर करने की जरूरत नहीं होती। सो ये वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले वीकली मोटिवेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। सो वीकली मोटिवेशन है आपका टुडेज रिमाइंडर, ओनली पुट एनर्जी इनटू द थिंग्स यू हैव अ फ्यूचर विद इट। ठीक है, सो उसी चीज में आप अपने एनर्जी इन्वेस्ट करो, चाहे आप पढ़ाई करो, ठीक है, या फिर आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें एनर्जी आप इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न बैक आने के जो चांसेस होते हैं। अब आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का या फिर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, फिर कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, बट प्रिपरेशन आप किसी और एग्जाम का कर रहे हो, सो फिर उसका आउटकम आपको निकल के नहीं आएगा। सो फोकस करो, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, अपने गोल पे, ऑब्जेक्टिव पे, ग्रोथ पे, और ऑटोमेटिक आपको जो आउटकम जो है उसका निकल के आएगा। ठीक है, सो ये वीकली मोटिवेशन था। नाउ क्वेश्चन, लास्ट वीक में भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था, बट इस वीक में जो बच्चे आंसर करेंगे उनका वापस से मैं जो उनका आंसर होगा वो यहाँ पे दिखाऊंगी। सो क्वेश्चन है आपको कि विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ठीक है, सो कौन से क्रॉप को जो है गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ऑप्शन में कॉटन है, जूट है, वीट है, राइस है। ठीक है, सो इसमें से किसको जो है वो आपको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको डेज से रिलेटेड है और हर एक क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ डेज, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सो निम्न में से आपको किस दिन हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, तो हर साल आपको बायोफ्यूल डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार भी आपको 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। नाउ इसका थीम जो था वो आपको पावरिंग अप क्लीनर फ्यूचर, पावरिंग अ क्लीनर फ्यूचर इस बार का थीम था। बट बायोफ्यूल से आपको जो चीज़ें रिलेटेड और जो कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडिया का अगर टारगेट देखा जाए, इंडिया का टारगेट 2030 तक हमारा कुछ टारगेट है। टारगेट किस चीज़ को लेके, नॉन फॉसिल फ्यूल को लेके। ठीक है, सो नॉन फॉसिल फ्यूल को लेके है कि हम कितना टारगेट पहुंचेंगे, 500 गीगावाट जो हमारा टारगेट है, और अभी तक हम कितने पे पहुंचे, कितने तक हमने अचीव किया, तो 300 के अप्रॉक्स। ठीक है, सो अगर उसको ये जो हमारा टारगेट 500 का अगर उसको अचीव करना है तो उसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूटर आपका बायोफ्यूल भी है, सोलर एनर्जी तो है ही है, विंड एनर्जी भी है, हाइड्रो एनर्जी भी है, बट बायोफ्यूल का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। सो बायोफ्यूल के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको रिड्यूस करता है कार्बन इमिशन। हो सकता है मे भी पूछ दिया जाए कि बायोफ्यूल का जो है वो क्या क्या उसका किस तरह से वो हमारे लिए जो है वो यूजफुल है। सो कार्बन एमिशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ये नहीं कि जीरो कर देता है, कुछ ना कुछ इसमें भी कार्बन एमिशन होता है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो डिपेंडेंसी हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कार्बन कोल पे बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा है, तो डिपेंडेंसी कम करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको सस्टेनेबल फ्यूचर, हमने जो सतत विकास के बारे में बात किया, 2030 तक जो हमारा एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका भी एक हिस्सा जो है ये बायोफ्यूल को माना है। सो आई होप आपको बायोफ्यूल डे पता चल गया होगा, कब है, आप 10 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अवार्ड से रिलेटेड है, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पी पेंचिमल के साथ जो है आपको अन्य किसी पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया। सो अलोंग विथ पी पेचियमल, ठीक है, हु एल्स हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, सो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दो लोगों को मिला है इस बार 2026 में। सो एक नाम तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पी पेचेमल। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो आपको गोविंदमल। ठीक है, गोविंदमल, ये आपको वुमेन है, यहाँ पे फोटो में आपको दिख रही होंगी। सो दोनों जो पर्सनैलिटी है जिनको मिला है 2026 का एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ये दोनों आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दोनों आपको तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और दोनों को अवार्ड मिला है। तो किस क्षेत्र में दिया गया, तो पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में इनको दिया गया। बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, इनका जो आपको पूछा जाए योगदान क्या रहा है, सो इनका योगदान आपको सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो आपका कृषि का क्षेत्र है, जहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, तो इससे आपको इको फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल हेल्थ पे बात किया है, क्लाइमेट रिजिलिएंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो प्रमोट किया है इन्होंने सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से इनको एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। अब नाम यहाँ पे आपको
डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो नाम फिर कुछ और हो जाएगा, मे बी आप लोग को पता हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बट अगर पूछा जाए हमको इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता है, हरित क्रांति का जो है वो आपको जनक किनको बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और इसके अलावा आपको जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पूछा जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये 1960s में आया था आपको। और अगर पूछा जाए कि इसका सबसे ज़्यादा जो है वो आपको एडवांटेज कौन से स्टेट को मिला था, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो MS स्वामीनाथन है, ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ था, और ये 1-2 साल पहले मिला हुआ था। आप लोग बताना कौन सी ईयर में मिला हुआ था। सो ये क्वेश्चन था, और इसके साथ साथ जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किसने पानी में विसल पदार्थों का पता लगाने के लिए आपको EI नामक एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग जो आपको उपकरण जो है विकसित किया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल डिवाइस सेंसिंग डिवाइस, ठीक है, जिसका नाम है EI टू डिटेक्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है। सो पानी में अगर आपको टॉक्सिक मात्रा में कोई पदार्थ है तो उसको डिटेक्ट जो है वो किस तरह से किया जाएगा, EI, ठीक है। और ये EI जो है डेवलप करने वाला कौन सा है, तो IIT गुवाहाटी है, ठीक है। मे बी आपको लग सकता है कि IIT मद्रास होगा, IIT कानपुर हो सकता है, बट इसका आंसर क्या आपको IIT गुवाहाटी है। अब ये EI जो है आपको, ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी लागत कितनी है, कितने में बना, तो काफ़ी आपको जो हम लोग बोलते हैं इंडिया में बोलते हैं जुगाड़ू कल्चर, ठीक है। सो ये 3,350 के आसपास अप्रॉक्स इस पे पैसे खर्च हुए हैं। एंड अगर टेस्टिंग अगर देखा जाए, इसमें अगर टेस्टिंग करवाना है वाटर का, आपको पोर्टेबल लेवल चेक करना है कि कितना ये फिट है कितना अनफिट है, तो पर लीटर पे आपको 2 रुपये लगेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो एफिशिएंट माना जा रहा है। सो फिलहाल आपको EI याद रखना। मे बी आपको हो सकता है कि बोल दिया कि EI जो है वो अभी साइंटिफिकली डेवलप किया गया था ताकि आपको आई टेस्टिंग के लिए आया हो, ठीक है, बट ये वाटर के लिए, ठीक है, EI वाटर के लिए। नाउ स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, निम्न में से आपको किस राज्य में सरकार ने आपको AI संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112, ठीक है, शुरू किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द AI पावर्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम है 112। तो 112 किसने लॉन्च किया, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया। अब ये 112 क्या है आपको, ये इमरजेंसी जो है आपको किसी भी चीज़ से सब कुछ को इंटीग्रेट कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। जैसे कि आपको इसमें पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। सो अगर किसी तरह का समस्या है तो 112 पे आप डायल करोगे तो आपको जो भी सर्विसेज है वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपको स्टेट याद रखना कौन सा स्टेट है, तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। नाउ AI आया है क्योंकि AI से जो है इसको रिलेट किया गया। सो AI से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो रिसेंटली अगर पूछा जाए आपको कौन से स्टेट ने AI को करिकुलम में, ठीक है, पाठ्यक्रम में जोड़ने वाले जो पहला राज्य बन गया, 1 से लेके 1 2 लेके 12 तक, ठीक है, AI को अपने कोर्स में जो है उन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया। तो कौन सा स्टेट है, पंजाब। पंजाब पहला राज्य बन गया। AI को लेके अलग से मिनिस्ट्री बनाने वाला कौन सा राज्य बन गया, ठीक है। सो AI मिनिस्ट्री, अलग से मिनिस्ट्री उन्होंने बना दिया है। ये कौन सा स्टेट है आपको, तो केरला है। और AI क्वांटम विलेज बार बार मैं बता रही हूँ, अमरावती में बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जो है भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी शुरू की गई, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल इंडियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च, ठीक है। सो कहाँ पे लॉन्च किया गया ये, तो ये लॉन्च किया गया आपको लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख में भी पूछा जाए कि कौन से जगह पे किया गया, तो ये चांगथांग नेशनल पार्क, इसके अलावा आपको हेमिस वाला जो एरिया है और हेनले द्रास वाले रीजन के आसपास किया गया। अब इससे खासकर जो आपको टूरिज्म है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो बस आपको याद रखना कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, लद्दाख। ना ये आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है एंड कुछ मिसलिनियस टॉपिक में आ सकता है। सो निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में आपको चावल की फसल उगाने वाला पहला देश बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू ग्रो अ राइस क्रॉप इन स्पेस, ठीक है। सो आपको स्पेस में, अंतरिक्ष में जाके भी राइस कल्टीवेशन चल रहा है, ठीक है। सो ये जो है कारनामा करने वाला कौन सा देश बना है, तो ये चाइना बना, ठीक है। चाइना ने आपको ये काम किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन था कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ वुडन सैटेलाइट, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ उपग्रह वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कंट्री कौन सा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान। और ये बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। अब ये राइस वाला अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है चाइना, ठीक है। चाइना का एक और जो चीज़ है न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम रूप से जो इन्होंने क्या किया, क्या बनाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू की है। तो आर्टिफिशियल सन बनाने की जो है ये इनकी कोशिश चल रही है। दूसरा इनका ही अचीवमेंट है कि इनके पास अभी
यूएसए के पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, बट अब किसके पास है? चाइना के पास है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपको स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए? ठीक है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, ठीक है। सो हु बिकम द थर्ड पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इनका नाम है अनिल मेनन, ठीक है। ये थर्ड पर्सन बन गए, बट फर्स्ट भी आपको याद होना चाहिए और सेकंड भी याद होना चाहिए, थर्ड भी याद होना चाहिए। एक पर्सन का तो नाम मैं बता देती हूँ, सुनीता विलियम, ठीक है। और एक और पर्सन है जिसका नाम आप लोग फाइंड आउट करके आओगे। सो ये आपको याद रखना। इन्होंने कितना जो है देर वहाँ पे स्पेंड किया, तो 6 आवर के आसपास, 6 घंटे के आसपास इन्होंने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया है। और ये जो इसमें वो स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो उन्होंने स्पेस वॉक के लिए गए थे, ठीक है, वो कौन से स्पेस एजेंसी के तहत गए थे? तो वो था इनका नासा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको अवार्ड से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किसे पृथ्वी का विज्ञान में योगदान के लिए आपको प्रतिष्ठित नासी युवा वैज्ञानिक जो है वो प्लेटिनम जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो हु अमंग द फॉलोइंग बीइंग अवॉर्डेड एट द प्रेस्टिजियस नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड, ठीक है। इनका नाम है आपको कार्तिकेयन लंग, ठीक है। कार्तिकेयन लंग को ये अवार्ड मिला है, किस चीज के लिए मिला है? तो इन्होंने जो है ये इनका जो रिसर्च था, ठीक है, इनका जो वर्क है वो किस चीज पे था? ड्राउट पे, ठीक है। ड्राउट अर्थात जो सूखेपन से जो आपको ग्रसित है, जहाँ पे अकाल आता है, उन सारी समस्या से कैसे निपटना है, किस तरह से उससे बाहर निकलना है, उन सारी चीज़ों को लेकर इनका रिसर्च था, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का है। सो निम्न में से आपको कौन सा फीजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश टाइटल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूरज कुमार चंद्र, ठीक है। सूरज कुमार चंद्र को ये अवार्ड मिला है और ये 25 ईयर एक हिस्ट्री बना आपको, ठीक है। 25 साल पहले ये आपको 25 साल पुराना सपना जो है वो अभी पूरा हुआ है। बट ये क्वेश्चन फीजू अगर पूछा जाए स्क्वैश, और इन्होंने डिफीट किसको किया था? तो हंगरी के प्लेयर थे, हंगरी के प्लेयर थे जिनको इन्होंने डिफीट किया था। बट स्क्वैश आया तो स्क्वैश से एक और चीज रिवाइज रखना आपको, कि अगर पूछा जाए कि आपको वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था जिसमें किसने जीता था, फर्स्ट टाइम किसने जीता था, तो उनका नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको पता हो तो अगेन इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको डे से रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये डे काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको खासकर अगर टाइगर डे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उसी में से सिलेक्टिव डेट अगर देखा जाए तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। निम्न में से आपको किस दिन हर साल आपको विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड है यहाँ पे, वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। सो वर्ल्ड लायन डे आपको हर साल कब सेलिब्रेट होता है? तो ये आपको 10 अगस्त को होता है। तो जस्ट हमने देखा कि अगर पूछा जाए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है, तो वो भी 10 अगस्त को होता है, और लायन डे पूछा जाए तो ये भी 10 अगस्त को होता है। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये डे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए 2026 में, तो काफी इंक्रीमेंट हुआ है टाइगर लॉयन के पॉपुलेशन में, ठीक है। लॉयन के पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो टोटल अभी 891 जो है आपको, ठीक है, 891 नंबर है। ये भी डेटा आपको कुछ एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो वहाँ पे मे भी पूछ लिया जाएगा। सो इसके अलावा आपको याद रखना कि पॉपुलेशन 70% राइज हुआ, ठीक है। 70% जो है इनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा है, पहले 523 हुआ करता था, अब ये काफी ज्यादा हो चुका है। डेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बाकी डेज भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 8 अगस्त लिखा है, तो यहाँ आज ही 8 अगस्त के दिन आपको क्या किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 9 अगस्त है तो ये आपको हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, नागासाकी डे होता है। 10th को आपको ऑलरेडी मैंने बताया बायोफ्यूल डे होता है, और आपको 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है, एलिफेंट डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। सो निम्न में से किस स्थान पे दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया? सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द सेकंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 बिंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो ये आपको कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आपको नेशनल जो है पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अब पोर्ट आए तो पोर्ट से रिलेटेड आपको चीजें फैक्ट पता होना। टोटल 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नॉन कंटेनर अगर पूछा जाए उसमें सबसे ज्यादा जो है अच्छा रिकॉर्ड किसका रहा है, कौन से पोर्ट का रहा है? तो कांडला पोर्ट। इसके अलावा आपको एक और चीज याद है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, सेकंड आपको इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, सेकंड इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, ये अक्टूबर में होने वाला है। कहाँ पे? ये भी न्यू दिल्ली में होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना, एक तो सेकंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि नई दिल्ली में हो रहा है, और राइस वाला भी पूछा जाए तो ये भी आपको नई दिल्ली में होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जो है भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच आपको विस्फोटक अयुद्ध निरोधक EOD
अभ्यास किया गया. सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज अ एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवी इज कंडक्टेड. सो कहाँ पे हुआ ये? तो कोच्चि में हुआ. केरलम बोला जाता है इसको. सो अगर ये देखा पूछा जाए आपको कब से कितने दिन का था, तो 5 डेज का एक्सरसाइज था आपको 10 से लेकर 14 अगस्त. वेन्यू पूछा जाए कोच्चि, और एडिशन पूछ लिया जाता है. मे बी आपको लगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ. 8th एडिशन पहले भी हो चुका है, और ये बाइलेटरल था. ठीक है, मल्टीलेटरल नहीं था. बाकी कंट्री नहीं पार्टिसिपेट करी थी, इंडिया और यूएस. और इंडिया और यूएस का नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट. तो याद. नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरपोर्ट पे हाईजैकिंग से निपटने के लिए आपको संयुक्त अभ्यास सुदर्शन वी, ठीक है, सुदर्शन 5 लॉन्च किया गया. सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वाज द जॉइंट सुदर्शन शक्ति 5th एक्सरसाइज एम्ड एट द डीलिंग विद द हाईजैकिंग सिनेरियो. ठीक है, सो ये जो आपको रैंडमली इन्होंने टेस्ट किया कि किस तरह से अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो कैसे निपटा जाएगा. सो ये आपको जनरली एयरपोर्ट पे किया गया. कौन सा एयरपोर्ट पे किया गया? तो ये आपको न्यू दिल्ली, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पे आपको ये टेस्टिंग किया गया. ठीक है, ये बस याद रखना, सुदर्शन एक्सरसाइज आपको पूछा जा सकता है, रिसेंटली आपको न्यूज में था. तो और ये कंडक्ट किसने किया? तो एनएसजी ने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनर्जी से रिलेटेड है. सो निम्न में से आपको कौन सा भारत का सबसे बड़ा तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश जो है बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलपीजी. ठीक है, सो एलपीजी सप्लायर अगर पूछा जाए तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगेगा कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री. ठीक है, बट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका. ठीक है, अमेरिका से सबसे ज्यादा हम लोग एलपीजी गैस मंगवा रहे हैं अभी भी. ठीक है, डिपेंड, मे बी आपको लगा होगा कि ईरान हो सकता है इसका आंसर, बट यूएसए है. और अगर पूछा जाए आपको मे बी वैल्यूज में पूछा जाए कि कितना है, तो 77.78. ठीक है, इसके अलावा सेकंड रैंक पे कौन है? फर्स्ट पे तो यूएसए है, सेकंड पे आपको कौन है? सो यूएई है, थर्ड पे आपका सऊदी अरब है, एंड फोर्थ पे आपको कुवैत है. सो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं. ठीक है, बट ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे. फर्स्ट पे आपको कौन है? यूएसए है. सो अभी भी हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो किस पे ज्यादा है? यूएसए पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड है. सो निम्न में से आपको कौन से राज्य ने जो है मानव वाणिज्य संघर्ष जो है उसको प्रतिबंधित करने के लिए आपको फार्म गार्ड, ठीक है, सो फार्म गार्ड इनिशिएटिव जो है किसने, कौन से स्टेट ने लाया? ये आपको जनरली एआई पावर्ड डिजिटल सेंट्री सिस्टम है जिसका नाम फार्म गार्ड रखा गया. सो ये लाने वाला कौन है? तो ये केरला ने लाया. ठीक है, अभी फार्म गार्ड है क्या? सो फार्म गार्ड के अंदर आपको जनरली आपको ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे. ठीक है, जो आपको जंगल है उसको क्लियर किया जा रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है. सो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और इनको लेके अगर देखा जाए तो फेंसिंग करने के लिए उस एरिया को ये इनिशिएटिव लेके आया गया. बट एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात आई है तो उसको लेके और एक और इनिशिएटिव आया था, वो आया था आपको प्रोजेक्ट हनुमान. ये भी आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके थे, और ये कौन सा स्टेट लेके आया हुआ था? तो ये आपको आंध्र प्रदेश. बट अगर पूछा जाए आपको फार्म गार्ड कौन लेके आया, तो फार्म गार्ड आपको केरला लेके आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन पीआईवी से लिया गया है. सो हाल ही में आपको भारत के समुद्र प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए आपको निम्न में से कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड टू मॉडर्नाइज द इंडियाज मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो इंडिया का जो मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा आधुनिक बनाने के लिए और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? ठीक है, सो ये इनिशिएटिव है आपको ई समुद्र इनिशिएटिव लिया गया है. और ई समुद्र जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो क्यों बनाया गया? जनरली अगर देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इजी एक्सेस के लिए, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, और अगर देखा जाए तो और प्रॉब्लम क्या होता है आपको कि एफिशिएंसी को लेके, और पेपरलेस, क्योंकि डिजिटल है तो आपको जो पेपर वर्क होता है उस बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं होगी. की बेनिफिशियरी आपको इनमें कौन कौन है? तो खासकर आपको अगर देखा जाए तो इसमें आपको जनरली कौन कौन से सर्विस इन्वॉल्व है, तो शिपिंग कंपनीज है वो इन्वॉल्व है इसमें. इसके अलावा आपको पोर्ट्स, 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में. ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे पोर्ट हैं. सो पोर्ट्स इन्वॉल्व है, और सर्विस जो अवेलेबल है आपको इस जो आपको समुद्र प्लेटफॉर्म है उस पर सर्विस क्या क्या मिलेगा आपको? तो शिपिंग सर्विसेज है, पोर्ट सर्विस है, कंपनीज का जो भी रेगुलेटरी वर्क होता है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. इसके अलावा आपको अगर किसी तरह की समस्या है तो वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको रजिस्टर करवा सकते हो. फिर आपको डेटा इनोवेशन एंड सर्विस, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डेटा चाहिए तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अगर देखा जाए तो सिंगल विंडो एक तरह से देखा जाए तो ये काम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले आपको अलग अलग तरीके से अगर पोर्ट का कोई आपको डेटा लेना पड़ता था तो आपको अलग जाना पड़ता था, शिपिंग कंपनीज का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था फिर आपको अलग जगह जाना पड़ता था. तो ये आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसका नाम याद रखना आपको ई समुद्र. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो ऑब्वियस बात है कौन सा मिनिस्ट्री होगा? सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज जो है आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें हैंडल होगी.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ईडी एंड सीबीआई दोनों हमेशा न्यूज़ में होती है। सो आपको निम्न में से किसने आपको हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक नियुक्त किए गए? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द ईडी, ठीक है। तो इनके जो डायरेक्टर बने, ये ऑलरेडी डायरेक्टर पहले से थे, इनको अभी जो है इनको एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। सो इनका नाम है राहुल नवीन। थोड़ा सा ईडी के बारे में भी देख लेते हैं ना। ईडी के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो जनरली आपको कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? सो मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। और अगर देखा जाए आपको कि कौन कौन से काम करता है, तो कॉम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग जो आपको चीज़ें होती है उसको। इसके अलावा आपको फॉरेन एक्सचेंज जो लॉ है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करता है इकोनॉमिक क्राइम्स, जैसे अगर आपने बहुत सारे अपने विजय माल्या का केस आपने सुना होगा, ठीक है, तो उनको उस केस को क्राइम को अगर मॉनिटर करता है, किनके अंडर में जाता है, तो ईडी के अंदर में जाता है। इसके अलावा ट्रेस एंड अटैच द इलीगल एसेट है तो उसको भी अटैच करने का, उसको जो है वो जब्त करने का इनके पास पावर है। फिर इसके अलावा इंश्योर द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। अब अगर पूछा जाए आपको ईडी का पूरा हिस्ट्री अगर पूछ लिया जाए, तो 1956 में आया था, ठीक है, इसका नाम कुछ और था, नाम फिर बाद में चेंज कर दिया गया 1957 में, ठीक है। 1956 में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता था। अब आप देख रहे हो तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, पहले इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता था। फिर इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको 1960 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। और 1973 से 77 के बीच में आपको जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी चेंज हुआ था। एंड अगेन फिर अभी मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कब आ गया, तो ये आपको 1977 में है। तो ये कुछ प्रोसेस, कुछ आपका इवोल्यूशन है इसका, जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बायलैटरल बिल्कुल भी नहीं है। सो निम्न में से आपको किस देश ने आपको टिलिस्मैन, ठीक है, सिवर 2027 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, 2027 में होने वाला, अभी 26 ही चल रहा है, बट न्यूज़ में आ रहा है तो मे भी पूछ लिया जाए। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द तिलिस्मान सिवर 2027 एक्सरसाइज बीन हेल्ड, ठीक है। सो कहाँ पे हेल्ड होगा, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें इंडिया भी है। सो ये एक्सरसाइज आपको 2027 में होने वाला है, और ये आपको 2027 जुलाई में होगा, ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। मेजर बाइलिनियल जो है ये एक्सरसाइज होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें यूएसए, यूके, इंडिया, जापान जो है इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपको ये कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, मे बी आपको रिवीजन पर्पज के लिए काम आ जाए। सो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है, इंडिया और जापान के बीच में होता है। शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इंद्र एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो इंडिया और रसिया के बीच में होता है। और ऑस्ट्रेलियन तो नाम से ही पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र आपको याद रखना है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति, ठीक है, शक्ति अलग है, फ्रांस के बीच में हो गया। गरुड़ शक्ति आपको इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और मालाबार एक्सरसाइज ये आपको 4 देशों के बीच में होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में। फिर वरुण एक्सरसाइज आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और पीच ब्लैक जो है ये आपको बताना कि किसके बीच में होता है, इंडिया और, क्योंकि रिसेंटली आपको 2026 में एक्सरसाइज कंडक्ट हुए थे, ठीक है। सो ये रिवीजन पर्पज के लिए था। इंटरनेशनल यूथ डे आपको हर साल जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 12 अगस्त को, 12 अगस्त को हर साल आपको इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और मे भी आपको कहीं मिल जाएगा देखने के लिए क्वेश्चन। सो निम्न में से आपको किस राज्य में होयसाला, ठीक है, शासकों को संबंधित जानकारी देने वाले जो आपको वीर गुल्लू, ठीक है, शिलालेख खोज की गई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वीरगल्लू इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द होयसाला रूलर्स डिस्कवर्ड। तो कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया, तो ये आपको कर्नाटका से डिस्कवर किया गया। नाउ ये जो वीरगल्लू इंस्क्रिप्शन है वो जनरली क्या है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मे बी फिर से आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये जनरली आपको मेमोरियल स्टोन होता है, जो कि आपको किसके लिए दिया जाता है, जो आपको राजा किसी बैटल में, ठीक है, किसी युद्ध में अपना प्राण जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए दिया जाता है। खासकर वो वीर गति को कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे किसी जानवर को बचाने के, ठीक है, किसी महिला को, या फिर आपको किसी तरह का युद्ध है। अब ये जो स्टोन, ये जो शिलालेख है वो कब से कब तक का कनेक्शन रखता है, तो आयरन एज से लेके आपको संगम एज तक, तो संगम कालीन जो आपको जो भी शिलालेख है इनसे इनका संबंध रहा है। और ये आपको एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि कन्फाइम एक ही जगह आपको इसका शिलालेख मिलता है। कर्नाटक में भी मिलता है, तमिलनाडु में भी मिलता है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। और ये कौन से जो आपको अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो 5 से लेकर 14th जो सेंचुरी में जितने भी डायनेस्टी आ रहे थे, चाहे आपको चालुक्यास, राजकोटास, गंगास, चोलास, चेरास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस देश ने आपको चर्चा में रही मध्यम लंबी दूरी कद्र एफ बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डेवलप द मीडियम
टू लॉन्ग रेंज कद्र ए बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा है। तो किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? ईरान है, ठीक है। मे बी यहाँ पे इतना डिटेल में जाके नहीं पूछेगा कितना रेंज कितना है, मीडियम कितना है, ठीक है, कैसे ट्रेवल करता है, ये सब नहीं जाएगा, बट आपको कद्र बैलिस्टिक मिसाइल आपको पूछा जा सकता है। तो ईरान के द्वारा डेवलप किया गया और इसराइल के लिए जो है इन्होंने यूज़ किया था। इसके अलावा आयरन डोम के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। आयरन डोम ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपको इसराइल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड है, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें से पूछा जाए कि आपको ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, हाल ही में ये बुक जो है आपको प्रकाशित किया गया। ऑटोबायोग्राफी है, किनका है ये? तो है आपको रामनाथ कोविंद। तो ये पूछा जा रहा क्वेश्चन, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट भारत के रह चुके हैं। इनकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर पूछा जाए आपको, तो ये पहले एडवोकेट थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 1971 में। इसके अलावा प्रैक्टिस इन्होंने किया 16 साल तक, ठीक है। इसके अलावा ये आपको दलित मोर्चा इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन पार्टी भी था। फिर इसके अलावा इनको राज्यसभा का मेंबर जो है वो नियुक्त किया गया था, इलेक्ट हुए थे ये। कहाँ से कब? 2 टर्म्स के लिए 2 बार हुए थे। इसके अलावा गवर्नर भी रह चुके हैं, कौन से स्टेट के? बिहार के। 2025 में गवर्नर 15 में, ठीक है, 2015 में ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। और ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने थे कब? 2017 में। और ये बुक तो आपको पक्का पक्का याद रखना है, क्योंकि ये बुक आपको मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये आपको अगेन स्टेट से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा आपको कानूनी तौर पे जो है मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश बन गया? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट एंड अरब वर्ल्ड टू लीगली अबॉलिश द डेथ पेनल्टी? सो डेथ पेनल्टी को लीगली अबॉलिश करने वाला पहला मिडिल ईस्ट कंट्री कौन सा बना है? लेबनान, ठीक है। लेबनान जो आपको पहला देश बन गया। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवरऑल पूरे विश्व में पहला देश कौन था जिसने आपको डेथ पेनल्टी को हटा दिया था, एबॉलिश कर दिया था, तो 1863 में इसको हटाने वाला पहला कंट्री था आपको वेनेजुएला, ठीक है। और अभी मिडिल ईस्ट में अगर पूछा जाए तो किसने हटाया? तो लेबनान ने हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड है। सो 2026 में आपको पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फर्स्ट इंडियन टू विन द कोरिया मास्टर, ठीक है, 2026। तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसको जीतने वाली जो है वो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इंडियन कौन बनी है? तो ये स्मिता चलिहा, ठीक है। स्मिता चलिहा जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? असम से। इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता और फर्स्ट इंडियन बन गई है इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है ये लॉन्च किया गया, और ये कौन से खासकर लॉन्च किस लिए किया गया? प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स एंड द वाइल्ड बोर्ड्स, ठीक है। सो जंगली जो जानवर होते हैं आपको उससे खेतों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खेत में जो भी आपको क्रॉप्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कंपनसेशन दिया जाएगा, उसमें जो भी आपको मुआवजा है वो दिया जाएगा। कौन से स्टेट देंगे? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक और चीज़ न्यूज़ में था जो कि आपको पता होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन में अगर पूछा जाए, ठीक है, दूध उत्पादन में अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य जो है अभी सबसे फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, सो ये आपको यूपी आ रहा है। ये भी फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो मे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा। सो निम्न में से आपको किस स्थान पे जो है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपको पहला ब्लैक नेक क्रेन महोत्सव जो है आयोजित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? क्योंकि इनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही स्पीड से कम होते जा रहा है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पे आ रहे हैं। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ब्लैक क्रेन जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे हुआ ये? तो लद्दाख में किया गया, ठीक है। सो लद्दाख में आपको जनरली अगर पूछा जाएगा तो कि कौन से जगह पे हुआ है, तो ये सोकर लेक है और हैनले जगह के आसपास किया गया। सो वर्ल्ड ओनली अल्पाइन क्रेन। सो इकलौता, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ गया ना कि ओनली, तो फिर वो दिमाग ज़्यादा आप मत लगाना। सचमुच में अल्पाइन रीजन में अगर देखा जाए तो इनका पॉपुलेशन सबसे, और यहीं पे आपको सीमित मिलते हैं लद्दाख में। फिर इसके अलावा इसमें बोर वाचिंग किया जाएगा, फोटोग्राफी जो भी वेटलैंड वर्क और सब सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और जो आपको इन्वायरमेंट है इनका उसको और ज़्यादा जो है वो सेव किया जाए, ये इनका इनिशिएटिव इसमें खासकर रहने वाला है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल है, बट कुछ और भी फेस्टिवल होते हैं जैसे कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फिर इसके बाद हॉर्नबिल बर्ड से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। फ्लेमिंगो तो आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल पूछा जाए तो ये आपको फेस्टिवल कहाँ पे? नागालैंड। बट हॉर्नबिल कौन से स्टेट का जो है वो स्टेट बर्ड है? कौन से 2 स्टेट का स्टेट बर्ड है बताना, आपको पता हो तो। ये भी आपको स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन ही है। सो इसमें से पूछा जा रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द विद्या वाहिनी स्कीम, ठीक है। विद्या वाहिनी स्कीम जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड
जो स्टूडेंट जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है, स्कूल पहुंचने में समस्या आती है, तो उनको जो है साइकिल वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अराउंड आपको 3000 छात्राओं को जो है को साइकिल देने की बात की गई है। कौन सा स्टेट, कौन सा यूटी है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। नाउ मिलिट्री एक्सरसाइज, आपको उदार शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुआ है आपको इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में, ठीक है। सो जो उदार शक्ति आपको मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ, और ये आपको कहाँ पे हुआ है, मलेशिया में ही हुआ कंडक्ट। और इंडियन, अगर पूछा जाए आपको, इंडियन एयरफोर्स है इनके तरफ से, ठीक है। और आपको इंडिया की तरफ से जो है वो कौन से, आपको कौन कौन सी चीज, जैसे कि सुखोई 30 था, इसके अलावा आपको सुखोई 30 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मे बी कहीं पे मिल जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्लेटफॉर्म नीड द तथ्य कोश लॉन्च इजिली सर्च फॉर द पब्लिक डेटा। अब पब्लिक डेटा को फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसको लेके तथ्य कोश जो है ये इनिशिएटिव लाएगा। कौन सा स्टेट लेके आया, तो कर्नाटका राज्य लेके आया, ठीक है। इसमें जनरली आपको 1.5 मिलियन जो है वो आपको डेटा जो है सेट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको अलग अलग से जगह से ढूंढना पड़ता है। सो ये आपको याद रखना, कर्नाटका का इनिशिएटिव है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू द नाइट सफारी बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है। सो एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का, पूरे एशिया में पहला जो है डेजर्ट थीम नाइट सफारी जो है लॉन्च किया गया। सो कहाँ पे लाया गया, तो ये आपको गुजरात में लाया गया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, गुजरात में लाया गया है, और ये खासकर आपको 103 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाए कि पूरे प्रोजेक्ट पे कितना आपको खर्च किया गया, सो ये 542 करोड़। इसके अलावा इसमें 2700 एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, और प्लस आपको जो है वो 5 जोन है, 5 जोन्स में ये डिवाइडेड है। तो इतना में भी आपको इन्फॉर्मेशन काम आ जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन भी पूछा गया, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताना, जैसे स्टेट एनिमल आपको हॉर्नबिल का बताना कौन से स्टेट का है, और जो क्वेश्चन जूट वाला पूछा गया है उसका आंसर भी मैंने बता दिया। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।